हेलो गाइस। आज हम शुरू करने वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। और जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो सेक्शन बी हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अ, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप अपने डाउट्स को कमेंट में लिख के भेजें, और अपने आपके जो सजेशंस हैं आप अपने कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं उसको पढ़ के इसको अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करूं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ समझेंगे बोर्स थ्योरी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे बोर्स थ्योरी को, कि बोर्स थ्योरी क्या है, क्यों है, किस लिए है। हम आज के लेक्चर में हम बोर्स थ्योरी को हम समझने वाले हैं कि बोर्स थ्योरी क्या है। तो बोर्स थ्योरी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अ, तो बोर्स थ्योरी में हम लोग आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि बोर्स थ्योरी क्या था। बहुत सारे जब हम लोग कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पर एक हम लोग सपोज करिए कंटेनर है। कंटेनर के अंदर सपोज करिए कि वाटर है। यहाँ मैं वाटर बना दे रहा हूँ, है ना। जब हमने इसमें सपोज करिए कि हमने सोडियम का सोल्यूशन सोडियम डाला, तो सोडियम इसके साथ मिलेगा, है ना। तो जब सोडियम इनके साथ मिलेगा तो सोडियम जब इसके साथ मिलेगा तो उसके एटम एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, है ना। या फिर अगर ये थ्योरी भी समझ में न आए, तो अगर हम लोग अपने आसपास में कोई चीज देखते हैं, है ना, चाहे वो टेबल हो गया, और कुछ भी चीज हो सकता है, टेबल या नॉन लिविंग थिंग्स या कोई भी जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, वो सब वो एक तरीके के मैटर होते हैं, है ना। एक तरीके के मैटर होते हैं। एक तरीके के मैटर होते हैं। मैटर किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल आगे चल के फर्दर किससे बनते हैं? एटम से। तो अब जो ये जो चीज है, मैं जो बता रहा हूँ, कोई भी चीज जो हमारे इस दुनिया इस कहीं पर भी है, वो किससे बनी है? मैटर से, है ना। मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से, है ना। तो जब ये सब चीजें ये सब चीजें एक मैटर या कोई भी चीज को बनाती है, ठीक है ना। तो जो बोर्स थ्योरी है वो किस पे डिपेंड करती है? एटम पे। एटम एटम की अरेंजमेंट्स, एटम क्या है, एटम कैसे होता है, बोर्स थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। और भी बहुत सारी थ्योरी है जो इस एटम्स को लेके ही बनाई गए हैं, लेकिन बोर्स थ्योरी सबसे पहली है जो एटम्स को लेके बनाई गई थी। तो कई लोग कई थ्योरी ऐसे भी कहती है कि बोर्स के अलावा और एक थ्योरी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जैसे थॉमसन नाम है शायद उसका, जैसे थॉमसन नहीं या ऐसी कुछ नाम है। उन्होंने क्या किया था कि एटम को ऐसा कंसिडर किया था कि तरबूज के समान। जैसे कि तरबूज में जो लाल कलर के पार्टिकल्स है, वो वो नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज उसके बीच है। कई सारी थ्योरी ऐसे भी कहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ते हैं तो अब वो साइंटिफिक नहीं है, लेकिन साइंटिफिक थी, लेकिन वो थ्योरी उनमें से एक थी जो हम पढ़ते हैं, और जो कंसीडर बीएससी के लिए जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए हम बोर्स थ्योरी से आगे शुरू करते हैं। हम्म, तो बोर्स थ्योरी को हम आगे शुरू करते हैं। तो बोर्स थ्योरी क्या है? तो बोर्स थ्योरी, इसको किसने इसको किसने दिया था सबसे पहले? बोर्स थ्योरी को सबसे दिया था नील बोर्स।
with a modern examples of the structure of hydrogen atom of an atomic spectra, है ना। सबसे पहले इस थ्योरी को किसने दिया था? नील्स बोर ने। तो नील्स बोर्स जो, आप नील्स बोर्स को जो नाम है याद रखिएगा, है ना। कब दिया था? 1913 में। इस थ्योरी को नील्स बोर ने 1913 में दिया था, जिसने इसे कहा था कि जो ये हाइड्रोजन के बारे में बताया था, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, है ना। तो इस थ्योरी को सबसे पहले नील्स बोर ने दिया था। फिर अब इस ये जो थ्योरी है ना, जो ये थ्योरी है, तीन चीज को कंटेन करती है। पहला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये थ्योरी तीन चीज को कंटेन करती है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिट्स में। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। इसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं, है ना। अब ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिट्स ऐसी चीजें, ऑर्बिट ऑर्बिट ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आप इसको ऑर्बिट्स को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार सन के जो अर्थ है, अर्थ का अपना एक ऑर्बिट है। उसी में अर्थ क्या है? रिवॉल्व करता है, घूमता है ना। तो उसी प्रकार ये भी एक तरीके का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। और इस सेंटर जो है, इस सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है? पहला होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, है ना। तो मैंने क्या क्या बताया? बोर्स थ्योरी में तीन चीज मेनली कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिट्स में, है ना। और जो ये है, अपना न्यूक्लियस के अंदर दो चीज कंटेन करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दो चीज न्यूक्लियस कंटेन करता है। इसको आप ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि सन को आप एक तरीके से न्यूक्लियस मान लीजिए, है ना। सन को एक तरीके से आप न्यूक्लियस मान लीजिए। और जो इसके आजू बाजू जितनी भी प्लैनेट्स है, मैंने पहला तो सबसे पहले आप उसके एक्सिस को समझे कि सन जो रिवॉल्व कर, सन के जो गोल 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 जो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। उसको एक तरीके से आप मैंने जो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लेनेट, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और जिसपे वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसको आप ऑर्बिट्स मान लीजिए। तो ऑर्बिट्स ही होता है वो, एक तरीके उसी के आधार पे इसको लिया गया है। तो ऐसे ऐसे जो गोल गोल घूम गोल गोल घूम रहे हैं, ये जो प्लैनेट्स है सन के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक। अब यहाँ पर हमने ऑर्बिट्स को समझ लिया, और हर एक ऑर्बिट का अपना अपना नेम होता है यहाँ पर, है ना। हर एक ऑर्बिट का अपना अपना नेम होता है। जैसे इस डायग्राम में मैं जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस डायग्राम में कि हर एक ऑर्बिट का अपना अपना नेम है ना। हर एक ऑर्बिट का अपना 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 नेम है। जैसे कि जो सबसे पहला होता है के ऑर्बिटल। फिर उसके बाद आता है एल ऑर्बिटल, जो सेकंड में होता है। थर्ड होता है एम ऑर्बिटल, और फिर फोर्थ में होता है एन ऑर्बिटल। ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं ये। और जो यहाँ पर ये जो है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये उसके नेम है। जिसे सबसे पहला जो और सबसे पास जो न्यूक्लियस के पास होता है उसे के ऑर्बिट बोलते हैं। फिर और जो उससे दूर होता है एल, फिर उससे और दूर होता है तो एम, फिर उससे और दूर होता है तो एन। ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स के नाम यहाँ से फिर बढ़ते जाते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज की, कि जो अंदर में मैंने जो यहाँ जो ऑर्बिट्स है, यहाँ जो ऑर्बिट्स है, यहाँ अ, हाँ, यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के पास क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके पास चार्ज था,
है ना, इन लोगों के पास चार्ज था। तो वो क्या चार्ज है, क्या मैंने इनके पास कौन कौन से चार्ज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के जो घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में। तो उनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और फिर बात करते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन जो होता है वो चूंकि ये न्यूक्लियस पे रहते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस से प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर न्यूक्लियस के पास जीरो चार्ज होता है, वो कोई चार्ज कंटेन नहीं करते। तो ये हुई बात चार्ज की, है ना। तो चार्ज में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और यही न्यूक्लियस में हम जब बात करते हैं, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के जब हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है। अब हम आगे जब पढ़ते हैं तो हम बढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि कैसे। अब बात जब हम लोग यहाँ पर हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो एक सवाल आपके मन में आया जाता है कि जब बोर्स ने अपने एक थ्योरी को बनाया, है ना, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। क्या कहा मैंने, बोर्स जब ये थ्योरी बनाया, है ना, तो उसने एक चीज और बताया कि हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस सब शेल्स में डाल सकते हैं, कितने सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसने उसके बारे में बताया। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम बोर्स थ्योरी की जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो 288 को आपको याद रखना है। क्या कहा मैंने, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को हम लोग डालेंगे वहां पर, तो एक चीज को याद रखना है, 288। अब ये जो 288 जो मैं बोल रहा हूं, ये कहां से आया 288। अब जो बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो फॉर्मूला बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो फॉर्मूला है 2n। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो 2n है, इसी से ये 288 का फॉर्मूला निकला है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। सपोज जैसे कि फॉर्मूला का यहाँ यूज है, मैंने आपको इस स्लाइड में, हाँ, इस स्लाइड में मैंने आपको इसके इसके बारे में बताया कि जो ऑर्बिट्स होता है सबके नेम होता है। जैसे जो न्यूक्लियस के पास होता है वो के होता है, और उसके ज्यादा दूर हुआ तो एल होगा, फिर और उससे ज्यादा दूर हुआ तो एम होगा, फिर और उससे ज्यादा दूर हुआ तो एन होगा। ये चार जो है ऑर्बिटल, मैं चार को लेके चल रहा हूँ, है ना, चूंकि बुक पे भी आपके चार ही ऑर्बिटल्स के बारे में होगा, लेकिन और ज्यादा होते हैं। इस थ्योरी के बारे में और ज्यादा बताया है, और बहुत सारी चीजों के चार ही चीजों के बारे में मेनली होता है ना। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास सबसे पहले के होता है। फिर जो न्यूक्लियस के पास सबसे पहले जो ऑर्बिट होगा उसका नाम क्या है, के। तो ऑर्बिट वन जो है वो क्या है अपना, के। फिर टू ऑर्बिट को एल बोलते हैं, थ्री ऑर्बिट को एम बोलते हैं, फिर फोर्थ ऑर्बिट को एन बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी चीज को मैं यहाँ पर अरेंजमेंट किया। जैसे यहाँ पर के है, जैसे यहाँ पर के है, के क्या है अपना, वन है। तो वन का कैसे, जब हम लोग इस फॉर्मूला में, ये जो 2n वाला फॉर्मूला है, इसमें अगर हम लोग जो ये सेल नंबर वन है, उसको हम लोग n की जगह n इक्वल्स टू, अगर हम लोग वन पुट करते हैं, n की जगह पर हम लोग यहाँ पर वन पुट करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका मतलब ये है, जो पहले जो ऑर्बिट होगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, जो पहला ऑर्बिट होगा, जो ये पहला ऑर्बिट होगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, दो से हम लोग इसमें ज्यादा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद, अब अगर हम लोग एल पे देखें, एल कितना शेल नंबर है इसका, 2। जब हम लोग एन की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में,
ये वाले फॉर्मूला में n की जगह हम लोग जब 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास 8। तो इसका मतलब ये है जब दूसरा शेल होगा उसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फुल नहीं 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड इस फॉर्मूला में एन की जगह 3 को रखेंगे 18, फिर 4 हम लोग में 18 आएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग 4 को रखेंगे एन की जगह तो 32 आएगा। तो एक लिमिट है कि एक जो सब शेल है, माने जैसे एल के सब शेल में हम लोग 2 भर रहे हैं, एल में 8 हो रहा है, एम में 18 हो रहा है, एन में 32 हो रहा है, इनसे हम लोग ज्यादा नहीं भर सकते। इन सेल माने इतने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ये कैपेसिटी नहीं है उस इलेक्ट्रॉन की, सीधी बात ये है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें तो अब हम इसका एग्जांपल ही बताता हूँ। सपोज करिए कि हाइड्रोजन के पास एक है, मैंने उसका जो वो है क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर है ना, पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर उसका हाइड्रोजन का 1 है तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट्स होगी वो क्या होगी 1। ठीक। वो सब वैसे ही अगर हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 है ना। 2 का मतलब अब जो यहाँ पर 1 दिया है तो उसके पास एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर टू हीलियम है एटॉमिक नंबर, तो हीलियम के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो इसलिए यहाँ पर 2, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 हुआ। ठीक। वैसे ही जो 3 लिथियम हुआ तो यहाँ क्या हुआ 2 और 1 हुआ इसका इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ 3 कैसा, अब यहाँ पर चूंकि जो पहली शेल थी, यहाँ जो पहली शेल थी, हमें हीलियम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो के सब शेल थी वो 2 से फुल हो गई थी। इसीलिए जब यहाँ पर तीसरा शेल आया यहाँ पर, है ना, जैसे एल शेल, यहाँ पर एल शेल खुल गया और जो दूसरा शेल था, शेल नंबर था, वो खुल गया और यहाँ पर कितना आया 1। क्लियर। और वैसे जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर 2 यहाँ पर फुल फिल है के शेल में, और फिर उसके बाद जो एल शेल है उसमें, मैंने हाँ एल शेल है उसमें 2 आ गया। वैसे ही यहाँ पर नियोन की बात करें तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो गया नियोन में, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल हो गए। फिर जब सोडियम में आया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मैंने एल शेल कंप्लीट हो गई है। तो फिर उसके बाद फिर जब यहाँ पर सोडियम की बात करेंगे, सोडियम के लिए नया शेल खोला जाएगा और वहां पर आएगा एल, जो एम शेल हो गए, एम शेल, और या जिसे शेल नंबर 3 वो खुल गया और उसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। वैसे जब पोटेशियम आया, और पोटेशियम में ये भी कंप्लीट हो गया 8, है ना। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जो एम शेल है, जैसे यहाँ एम शेल है, एम शेल तो 18 कंटेंट किया, तो आप लोग अगर बोलोगे कि यहाँ पर तो 18 हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर सोडियम के लिए 18 हम लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 9 लिख सकता हूँ मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ 9 यहाँ पर सोडियम के लिए। यहाँ पर सोडियम के लिए अगर मैं चाहता तो यहाँ 9 लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसका रीजन यही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, माने वो अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर जब 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन हुआ तो यहाँ पर 1 आया, और जब यहाँ पर 8 कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर 18 कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ? यहाँ मैं पहले बताता, मैं यहाँ पर 9 लिख सकता था लेकिन मैंने 9 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो अगर हम लोग 1 को हटा दें तो जो सोडियम का पोटेशियम का जो लास्ट हुआ 8 हुआ तो कंप्लीट हो गया। अब चूंकि 19 बनाना है तो हमने एक और सेल खोल के वहां 1 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट सेल में उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर जब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है
तो तब जाके यहाँ पर मैंने 1 लिखा। अब जब यहाँ पर भी 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर तब जाके यहाँ 18 आएगा। तब हम लोग इसको 18 के प्रोस्पेक्टिव में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी? यहाँ मैंने अरेंजमेंट के बारे में बताई, जैसे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो जो उसके पहला इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस के पास जो के था, के शेल था, है ना, के शेल था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की क्षमता थी, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। फिर उसके बाद लिथियम, लिथियम तो एक शेल यहाँ पर 1 खुल गया। फिर यहाँ पर नियॉन, नियॉन के 2 शेल यहाँ कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद जो एम शेल, के एल शेल था, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये सोडियम हो गया, सोडियम 28+1, जो 28+1 हो गया। मैंने 28+1 11 है ना, 10 और 1 11, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर आ गया, 1 इधर चला गया। मैंने दूसरा शेल खोल के उसमें चला गया। फिर सोडियम के पोटेशियम, पोटेशियम कह रहा, मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, है ना। फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन का ये कंप्लीट हो गया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन का ये कंप्लीट हो गया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन का ये कंप्लीट हो गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर आ गए, है ना। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब ये होता है खामियां। साइंस की भाषा में हम लोग खामियों को लिमिटेशंस के रूप में जानते हैं, कि इस मॉडल में, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने जो दिया गया था, इसमें क्या क्या खामियां थी। और ये जो था ये जो थ्योरी थी या ये जो मॉडल था, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। पहला, ये एप्लीकेशन होता था ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, है ना। जो इसका मतलब ये है कि जो बोर्स मॉडल है, अ, जो ये बोर्स मॉडल है, वर्क ओनली अ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, एंड अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ पर अगर ये अगर आ जाएगा He+ या Li2+, या जहाँ चार्ज आएगा, यहाँ ये काम नहीं करता है। और इसलिए एक और चीज़ के, और जो ये जो मॉडल है, इसने जो था, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करता है, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को नहीं बता पाएगा। माने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है, ये उस चीज को ये जो थ्योरी है नहीं बता पाती। आगे हम लोग देखते हैं। मैंने इसी के अंदर, जब ये जो लिमिटेशन है, इसी की पहला लिमिटेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, रिपल्शन जो है, इसका मतलब क्या है, या रिपल्शन, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज को ये नहीं बता पाई थी, ये थ्योरी। तो इसका मतलब क्या था, पहला जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। और जितना ज़्यादा जो है, जितना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, वो उतना ज़्यादा, माने जिसका डिस्टेंस कम रहेगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा, अपना अट्रैक्शन से पकड़ के रखेगा। अब क्यों पकड़ के रखेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और और जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि न्यूक्लियस के पास क्या कहा था मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन जनरली 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, तो पूरे न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पकड़ के रखना चाहेगा, उसको कहीं जाने नहीं देना चाहेगा, है ना। तो वही चीज है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस को माने जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन को पकड़ के रखना चाहता है। और जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब यह है जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका यहाँ पर मैंने दिया भी है फॉर्मूला, फोर्स और मैंने डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है,
जो डिस्टेंस डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, यहाँ लिखा है। और उसके बाद क्या होता है, यदि अगर डिस्टेंस बढ़ गया, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया है ना, इसको इफ इलेक्ट्रॉन आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स chance to remove where to orbital because its distance is increase and force of attraction is decrease। जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो चांसेस ये हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिट छोड़ दे, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं पर भी जा सकता है। क्लियर। और उसके बाद जो सेकंड जो इसकी लिमिटेशंस रही, इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने, वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जो डी ब्रोकली हाइपोथेसिस में दिया था, जैसे हम लोग सनलाइट, इसको मैं आगे क्लास में जब बताऊंगा, जब मैं डुअल नेचर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डी ब्रोकली हाइपोथेसिस होता क्या है। इसका सिंपल सा मैं आपका ओवरव्यू दे देता हूँ। जब हम लोग लाइट को देखते हैं, लाइट के पास अगर जैसे सनलाइट है, सनलाइट अगर छोटे होल से अगर पार होती है, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। जब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मैंने जो होते हैं लाइट, सनलाइट के, वो दिखते हैं। और क्या होता है लाइट, तो उसी को बोलते हैं डुअल नेचर। और डी ब्रोकली हाइपोथेसिस क्या था, ये डुअल नेचर को बताया था। क्या बताया था कि उसे पहले आइंस्टाइन इक्वेशन को लिया और प्लैंक कांस्टेंट इक्वेशन को बस उससे कंबाइन कर दिया और अपना नाम दे दिया। इसको मैं अभी आप इतना ही समझ के रखिए। क्या क्या जो डी ब्रोकली हाइपोथेसिस क्या है कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर और प्लैंक कांस्टेंट का जो इक्वेशन, उसको दोनों कंबाइन करके डी ब्रोकली हाइपोथेसिस डी ब्रोकली ने दे दिया। अब जो ये डुअल ने अब ये जो ये है बोर्स ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, वेव की नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। अब बोर्स जो था, बोर्स ने कैसे मैंने जो बोर्स है उसने डुअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। बोर्स ने क्या किया, बोर्स इलेक्ट्रॉन को ट्रीट ऐसे कर रहा था, मैंने जो पार्टिकल उसको फिक्स पार्टिकल के रूप में ट्रीट कर रहा था और वो इग्नोर कर रहा था वेव बिहेवियर को। ये बोर्स की गलती थी। और उसके बाद इसको तो आप जान ही रहे होंगे कि उसने जो बोर्स है उसने ऑर्बिटल की शेप नहीं बताई थी कि कौन से ऑर्बिटल कौन से शेप की होगी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बोर्स थ्योरी के लिए कि उसने कि ऑर्बिटल की शेप नहीं बताई कि कौन सा थ्योरी मैंने कौन सा ऑर्बिटल कौन से शेप का रहेगा। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स होते हैं एस पी टी एफ वाला, तो बोर्स ने इस थ्योरी में शेप के बारे में नहीं बताया। तो इतना ही था बोर्स थ्योरी के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और और बेल आइकन को जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।